हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आप कैसे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि यूपी एलटी ग्रेड का तो वैकेंसी आया हुआ ई कॉमर्स का है, साथ में बीपीएससी 4.0 का भी आगाज शुरू हो चुका है। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट भी कर दिया है, ठीक है, कि तैयारी 4.0 आएगा। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, अपनी तैयारी में अपनी जान को लगा दीजिए, ताकि अपनी तैयारी इतने अच्छे से करें कि भैया इस वक्त तैयारी 4.0 में हमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि अगर स्टेट नहीं होता है बिहार में, तब तैयारी 4 में कंपटीशन पहले बहुत कम होगा। अगर स्टेट के लिए जो डिमांड किया जा रहा है, अगर स्टेट हो गया तो थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल हाई जाएगा। लेकिन जो दोस्त 23-25 में बीएड क्लियर किए हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनके लिए मौका बहुत जरूरी है। क्योंकि जो दोस्त 23-25 में बीएड का एग्जाम देकर क्लियर किया है, तो उनको उसमें क्या कसूर है। स्टेट होना चाहिए, लेकिन उसी देख लीजिए हमारे जो भी पटना में जो भी बिहार में टीचर्स है, जैसे गुरु रहमान और भी टीचर है, जिन्होंने आंदोलन के लेकर आह्वान किया है कि 7 अगस्त को आंदोलन किया जाएगा स्टेट के रिगार्डिंग। तो देखिए क्या आगे होता है, फिर उसके हिसाब से आपको अपडेट दिया जाएगा। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि स्टेट हो, तो आप कमेंट में जरूर अपनी हाँ बोलें, यस लिखें, क्योंकि अपने तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने स्टेट के फेवर में हैं। चलिए, यूपीएलटी ग्रेड बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कॉमर्स का वाणिज्य, कॉमर्स का बिजनेस में, किसमें? बिजनेस में। जैसे बिजनेस का एक चैप्टर है टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या जी? टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखें, क्लासेस इतने मजेदार है ना, हम आपसे क्या बताएं। तो इसीलिए कहना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्योंकि अगर कोई भी समस्या होगी तो उसका मिलकर सॉल्व करेंगे, तब तक रहेंगे आपके साथ जब तक आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो अपनी गवाही का सबूत देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, एक बार दबा के लाइक ठोकें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी एक्सप्लेनेशन के साथ 1 लाइनर का भी क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जुड़िए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। देखिए, ऑल फॉर ईच और ईच फॉर ऑल द स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू। ये स्टेटमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में ये कह रहे हैं आपसे कि हिंदी में ये कह रहे हैं जी आपसे कि प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक कथन किसके लिए है? किसके लिए? कंपनी फ्रॉम द बिजनेस का, बिजनेस के लिए जी नहीं। बिजनेस मतलब कंपनी के प्रॉब्लम मैनेज कौन करता है? ये तो ये बिजनेस होगा नहीं। सोल प्रोप्राइटर के अकेला मालिक होता है? नहीं होगा। पार्टनरशिप है, ज्वाइंट इंडिविजुअल फैमिली भी नहीं होगा। क्योंकि अब यहाँ पर दो में कंफ्यूजन हो रहा है, पार्टनरशिप और ये पार्टनरशिप बिजनेस या कोऑपरेटिव फ्रॉम द बिजनेस। देखिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल स्टेटमेंट जो ये होता है मेरे दोस्तों, ये होता है किसके लिए? कोऑपरेटिव के लिए। किसके लिए होता है? कोऑपरेटिव बिजनेस जो होता है। जैसे कि आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल जो दूध आता है, जो आइसक्रीम आता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर जो प्रॉफिट होता है हम आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो इसके लिए सभी क्या है, और जो भी पूंजी होता है सब मिलकर ही लगाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। टेलर द फेमस बुक इंटाइटल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द साइंस ऑफ मैनेजमेंट वाज पब्लिश इन ईयर। जो टेलर ने बुक, टेलर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? मतलब उसको कब प्रिंट किया गया था? ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। देखिए, टेलर ने जो दिया था, सबसे पहले हम बात करते हैं। टेलर जो था, इसका नाम था FW टेलर। टेलर जो ये था, ये कहां का था? ये इनको एक वैज्ञानिक, ठीक है, मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है, वैज्ञानिक
साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर कहा जाता है। इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है मेरे दोस्तों, ये लिखी है 1911 ईस्वी में। किसमें लिखी है? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है इसका पूरा नाम क्या था? एफ डॉट टेलर था, जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपनी बुक जो लिखी थी 1911 में पब्लिश कराई थी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर थर्ड करा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ वाज डेवलप बाय, ठीक है, डेवलप किसके द्वारा किया था? पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से, या लूथर हॉस्ले गुलिक सेकंड तृतीय के हिसाब से, या मैक्स वेबर के हिसाब से, हेनरी फ्योल के, या फ्रैंक गिलबर्ट के हिसाब से। किसके? फ्रैंक गिलबर्ट के हिसाब से। अब इसका क्वेश्चन बड़ी प्यारा सा है, ठीक है। इसने क्या बोला है कि मैनेजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव किसके उद्देश्य से दिया गया था? किसके उद्देश्य से दिया गया था? तो इसको थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पीटर एफ ड्रकर इज राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यह दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कर्मचारियों के हित के लिए भी बात किया था। वन अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक। अभी मैंने बताया था कि वन अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक। किसका बोला है? फादर ऑफ द मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। जीआर टेरी जी नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पीटर एफ ड्रकर ये भी नहीं होगा सर, ठीक है। डेल्टन EMCF मॉकफ्लैंड ये भी नहीं होगा सर, ठीक है। आपको राइट आंसर क्या होगा? FW टेलर जो थे, ये क्या थे भैया? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता इनके नाम से नहीं जाना जाता था। अगला देखेंगे, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द ब्राउनसी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? नौकरशाही का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादन किया था? ठीक है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है हेनरी फ्योल। देखिए हेनरी फ्योल तो था ही नहीं सर, हेनरी फ्योल तो था ही नहीं। तीसरा है, ठीक है, फ्रेडरिक W टेलर, जिसका FW जो हम बोलते ये भी नहीं है, ठीक है। चेस्टर बर्नर्ड ये भी नहीं है, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादित को किया था। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत ना जीना, क्योंकि इस नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स के वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? मैक्स वेबर। इस सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही किसी भी संगठन में व्यवस्थित गठन का आधार और उसके दक्षता और आर्थिक प्रभावशाली सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रबंधन और उसके प्रशासन के आदर्श मॉडल था। यह प्रबंधन जो था और उसके प्रशासन का क्या था? आदर्श मॉडल था, जो किसी संगठन के शक्ति संचरण के ध्यान रखता था। जो किसी संगठन था उसके शक्ति और संचरण का भी ध्यान रखता था। Which of the following is not aim of the scientific management? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? किसका? वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, इंक्रीज द प्रोडक्शन। आप देखिए मैनेजमेंट क्या? प्रोडक्शन, ऑप्शन ए। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा है कॉस्ट रिडक्शन, चौथा इंसेंटिव, पांचवा। देखिए अगर हम बात करें तो हम प्रोडक्शन तो बढ़ाना चाहेंगे, तो ये तो है। आपसे क्या पूछा है? निगेटिव पूछा है, तो पहले हम पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, निगेटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ कंट्रोल बिल्कुल है, हर चाहता है भाई कि मेरा मैनेजमेंट क्वालिटी हो। कॉस्ट सभी लोग चाहते हैं, इंसेंटिव हो, ये सब पॉजिटिव है। तो निगेटिव कौन सा है? ये है। निगेटिव कौन सा मेरे दोस्तों? ये है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा तो निगेटिव वाले को ही आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फैसिलिटी, सुविधाजनक दायित्व। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय द फ्यूल, व्हाट डज द प्रिंसिपल स्प्लिट द क्रॉप एसेंशियल टास्क अबाउट। कह रहे हैं हिंदी में, फ्यूल द्वारा सुझाए गए प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार स्प्लिट द करप्शन का सिद्धांत अनिवार्य रूप से किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, टीम वर्क, ऑनेस्टी, या शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द फंडामेंटल रिलेशनशिप। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ऑफ द फंडामेंटल रिलेशनशिप। अब जल्दी से आप बता दो मेरे दोस्त कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये जो लिखा गया ना, ये
स्प्लिट द क्रॉप। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है टीम वर्क के साथ। किसका मतलब होता है? टीम वर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पता है कि जो फ्यूल साहब थे, कौन? फ्यूल साहब थे, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया था। कितना दिया था भाई? इन्हें 14। और हेनरी फ्यूल को फ्यूल के पिता, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है जी? फ्यूल को कहा जाता है। मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? फ्यूल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्यूल को कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा। क्या? दिल खुश हो जाता है आपको क्वेश्चन देख के। मैनेजरियल ग्रिड एज अ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और टूल वाज डिवाइज्ड बाय। प्रबंधीय जाल के एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? पीटर एफ डोकर के हिसाब से, या माउंटन और ब्लैक के हिसाब से, टूटूजन ओ डोनल के हिसाब से, हेनरी मिसबर्ड के, या फ्रैंक और लिगेसन के हिसाब से? किसके हिसाब से किया था? आप जल्दी से मेरे दोस्तों कमेंट करके ऑप्शन बताएं, फिर हम आपके साथ चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वन लाइनर के भी क्लास किया जाए तो आप जल्दी कमेंट करेंगे, यस सर लिखेंगे, यस दोस्त लिखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हेनरी मिसबर्ड। हेनरी मिसबर्ड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चले मेरे दोस्तों, जी हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन ये देखें, मजा आएगा। व्हाट डज द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टाइपिकली अबाउट? क्या आएगा एक्सेप्शन में? टारगेट शुड बी अचीव इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड। जो टारगेट है आप किसमें अचीव करोगे? जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें करेंगे। क्या पूछा है? एक्सेप्शन बाय द, एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन नहीं, आप सभी लोग चाहते हैं ये नहीं है, आपसे एक्सेप्शन पूछा, क्वाड पूछा है। ठीक है, मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन अ डे टू डे वर्किंग विदाउट अलाउइंग एनी एक्सेप्टेशन। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि एक्सेप्शनरी केस द मस्ट नॉट बी द इंक्लूड द मैनेजमेंट एंड बी द ट्रीटेड एज ए स्पेशल केस। एक्सेप्शन को नहीं लेंगे, बिल्कुल सही है जी। आगे, हेड वन प्लान अनलेस देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट द मैनेजमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व। लास्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट शुड बी नॉट बी इन्वॉल्व इन अ रूटीन थिंग रेदर द मेन्यू द कंसर्न द सजेशन। अब कह रहा है एक्सेप्शन बाय, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा इसका निर्देश? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये था अपवाद था, किसने था? तो फ्रेडरिक विल्सो टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके लिए? इस बार बता दूं हम, इसके किया था ये फ्रेडरिक विल्सो टेलर के द्वारा किया गया था। किसका? फ्रेडरिक विल्सो टेलर के द्वारा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो आराम से बता सकते थे। Who propounded the concept of the management of by objective? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। भाई अभी मैंने बताया था आपको कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसके हिसाब से दिया गया था? ठीक है, नहीं टेलर के हिसाब से था ही नहीं, अल्फ्रेड मार्शल था ही नहीं, ये था नहीं, ये किसके हिसाब से? पीटर एफ डोकर के हिसाब से दिया गया था। अभी हमने पीछे हमने क्वेश्चन देखा ना भाई, उसी पे आ रहा है ना। हाँ जी, उसी पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। आगे करें, थोड़ा सा गौर से करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एसेंशियली स्पीक अबाउट। क्या बताता है? प्रबंधन के सिद्धांत में से एक क्रम का सिद्धांत अनिवार्य किसके बारे में बताता है? ठीक, किसके बारे में बताता है? ये आपसे पूछें तो हम बताएंगे जिसके बारे में बताता है। हम कहां पीछे आते हैं सर? सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था फ्यूल, हेनरी फ्यूल। कौन से थे सर? हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया था। किसके द्वारा दिया था? हेनरी फ्यूल को दिया था। जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कितना दिया था सर? टोटल जो 14 प्रिंसिपल दिए थे उसी में से एक है। अ प्लेस ऑफ द, ये कह रहा है क्वेश्चन, अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज अ प्लेस। प्रत्येक वस्तु के लिए जगह और प्रत्येक वस्तु की जगह अपने स्थान पर हो। Order should be flow from top to bottom and a responsibility for bottom to top. बिल्कुल ठीक है, ठीक है। One subordinate should be response to the order of one superior. One had one plan, short circuiting heresy by the past the order. इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए राइट आंसर यह है कि अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग। इसने क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है? क्या? प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज अ प्लेस, इज अ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों?
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्यूल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इनटू, जो हेनरी फ्यूल थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी था वो कितने पार्टों में डिवाइड किए थे? ठीक है, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, कितने ग्रुप में किए थे? तो जल्दी से बताएंगे, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बात करेंगे। देखिए हेनरी फ्यूल जो था, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, उसी में से उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को कितने पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। तो उन्होंने जो डिवाइड किया था ऑप्शन ग्रुप नंबर 6 में किया था। किसमें? 6 में। पहले जो उन्होंने किया था वो टेक्निकल में किया था, टेक्निकल। दूसरा जो था कमर्शियल, कमर्शियल। तीसरा था फाइनेंशियल। चौथा क्या था सर? पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी। ठीक है, 1 2 3 4 अगर। पांचवा क्या था सर? अकाउंटिंग। 6 क्या था? मैनेजरियल। तो टोटल कितने में किए थे जी? वो 6 में किए थे। तो ऑप्शन आपका पहला टेक्निकल है, कमर्शियल है, फाइनेंशियल है, पर्सनल सिक्योरिटी है, अकाउंटिंग और मैनेजरियल है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देगा, इन चारों में से दे देगा और एक को नहीं देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि थोड़ा सा तब क्या आएगा। कितने 6 में दिया तो 6 में क्या था? टेक्निकल था, कमर्शियल था, फाइनेंशियल था, पर्सनल सिक्योरिटी था, अकाउंटिंग था, मैनेजरियल था। टोटल में 6 ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है मेरे दोस्त, चले आगे, कोई दिक्कत ना हो ना। आगे करा है कि नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज लेड डाउन बाय हेनरी। हेनरी फ्यूल में कितना? अभी मैंने तुरंत उसमें से चिल्ला चिल्ला के बता दिया मेरे दोस्तों कि उन्होंने कितना। तो हेनरी फ्यूल ने जो टोटल दिए थे उन्होंने 14 दिए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिए थे। क्या दिए थे ऑप्शन? और वर्ष ये कब दिए थे सर? ये दिए थे 1916 ईस्वी में। किसमें? 1916 ईस्वी में दिए थे। जो फ्यूल के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर क्या था इसका? ये। तो कौन कौन सा था? टोटल 14 आप कमेंट करके बताएंगे, आप क्लास 12th में पढ़े होंगे। अगला देखेंगे मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सा है, ठीक है, सुंदर सा, सुशील सा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। कह रहा है क्या? होलसेलर एज अ इंटरमीडिएट इज लिंक बिटवीन। जो होलसेलर होता है इंटरमीडिएट होता है, वो लिंक किसके बीच में होता है? आपको बताना है लिंक जो होता है किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। देखिए मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तो होलसेलर आ ही नहीं सकता सर, वो तो नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चर तो स्टॉक भंडार नहीं, वो तो स्टॉक करता है, स्टॉक करके ला कर देता है। मैन्युफैक्चर तो रिटेलर, हाँ ये हो सकता है कि जो होलसेल होगा वो मैन्युफैक्चर से खरीद के रिटेलर को देगा, रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को देता है, रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अगला देखेंगे एमसी ग्रेगर इज प्रोनाउंसिएशन किसने दिया था? एक्स थ्योरी में आया था, थ्योरी वाई में आया था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दोनों में आते हैं, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, ये है क्या? ठीक है, ये क्या? तो डॉगलस मैगेलन के धाराओं में उन्होंने 2 दिया था, उन्होंने एक्स थ्योरी दिया था और वाई दिया था। तो मतलब ये जो था ये दोनों में था, एक्स में भी था और वाई में था। और ये कब दिया गया था सर? ये 1960 में दिए थे। उन्होंने एक बुक लिखा था, द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज। कब कौन सी बुक लिखा था? द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज, एक बुक लिखी थी, उसी में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, हॉटन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय। इसमें से किसके द्वारा हॉटन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता था? ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जॉर्ज एल्टन मोयो के द्वारा, जॉर्ज एलिजाबेथ मोयो के द्वारा, जॉर्ज इजन मेयो के द्वारा, जॉर्ज मेयो। देखिए, तो ये जो किया गया था वो जॉर्ज एल्टन मोयो के द्वारा किया गया था। कब? किसके द्वारा? ये जो थे एक जॉर्ज जो परीक्षण, ये क्या था? ये जो थे 1927 से लेके 1932 के बीच में अमेरिका की एक जगह था जिसका नाम था शिकागो। क्या था? शिकागो। उसके समय उस शिकागो एक जगह था, उसी के शहर के पास एक नाम हॉर्थन नामक जगह पे किया गया था। किसमें? हॉर्थन जो था ये एक जगह है, प्लेस है, उसी जगह पे किया गया था। चलिए, द थ्योरी ऑफ द explain the formation of the informal group are included in which of the following statement। ठीक है, प्रोपेक्टिनिटी थ्योरी, सिमिलर बैलेंस। अब देखें यहाँ पे इतने सारे, अब क्वेश्चन बड़ी प्यार से पूछा आपसे,
ठीक है, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं, क्वेश्चन बड़ी प्यार से पूछा है और आप चाहें तो प्यार से आंसर दे सकते हैं, करेगा। प्रोपिंक्यूटी थ्योरी, सिमुलेटिव और बैलेंस थ्योरी, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। आपका इनमें से कौन सा है? तो देखिए मेरे दोस्त, अगर हम बात करते हैं किसे शामिल किया गया है, तो ये तो शामिल है, ठीक है, ये तो शामिल आपका है और ये भी है सिमिलरिटी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी, और ये दोनों शामिल नहीं किया गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्लानिंग फंक्शन गिवन बाय द टेलर। प्लानिंग फंक्शन में कौन सी चीज को टेलर ने नहीं दिया है? किसने नहीं दिया? टेलर ने नहीं दिया है। तो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप चाहे तो आराम से प्यार से मेरे दोस्तों आंसर दे सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा बिजनेस योजना के कार्य के साथ संबंधित नहीं है? रूट क्लर्क तो है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क भी है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या होता है भाई? इंस्पेक्टर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट द ऑर्गेनाइजेशन एज एन क्या ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम या माइक्रो सिस्टम? क्या होगा? या माइक्रो सिस्टम। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो रिलेटेड टू द क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद व्यवस्था के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विच, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या आंसर बताएंगे जल्दी से। ठीक, अगला कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ द मैनेजिंग, ओए which one of the following is not a mechanism of the managing stress? ठीक है, रस्ट रूट, कनेक्टिव थेरेपी, कनेक्टिव थे और क्या जॉब इंक्रीजमेंट या नेटवर्किंग, या क्या होगा सर? ये नेटवर्किंग। तो ये जो होगा वो होगा सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द FW टेलर इज कॉल्ड मिलिट्री टाइप ऑफ द फोरमैन टू। ठीक है, FW टेलर ने सैनिक जैसा परफॉर्मेंस किसको कहा था? यूनिटी ऑफ कमांड या स्पैन ऑफ द कंट्रोल, डेलीगेटेड टू लेजिस्लेचर या डिपार्टमेंटल, किसको बोला था? ये तो आप देखो, आप आर्मी, अब यहाँ पे मिलिट्री की बात की गई, मिलिट्री में क्या देखने को मिलता है? यूनिटी ऑफ कमांड। एक बार भैया बोला जाएगा सारे लोग मार तो मार, समझिए बात। तो इसमें मिलिट्री में आपने देखा होगा यूनिटी ऑफ कमांड होता है, एक कोई ऑर्डर आएगा उस सभी को फॉलो करेंगे, उसी पे हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं लोग। अगला टेलर ये डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइड करता है? ऑल लेबर शुड बी द असाइन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द वर्क, ऑल लेबर शुड बी पुट इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, दोज हु प्रोड्यूस अबव द स्टैंडर्ड शुड बी रिसीव द हायर वेजेस देन द टू द प्रोडक्शन द बिलो द स्टैंडर्ड, पेमेंट शुड बी द सेम ऑन अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, पेमेंट शुड बी द सेम। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का सजा के बोलेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ज्यादा नहीं सर, कुछ हमने टोटल नहीं 25 क्वेश्चन देखेंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दो द प्रोड्यूस अबव द स्टैंडर्ड शुड बी रिसीव द हायर वेजेस देन द टू द प्रोड्यूसिंग द बिलो द स्टैंडर्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, जल्दी से देख के आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन है, तो देखिए टोटल 22 क्वेश्चन है। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलता हूं अगले क्लास में। थैंक यू खुदाहाफिज़, थैंक यू खुदाहाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लासेस अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब इजाजत दीजिए। हाँ, और आपसे लास्ट में जाते रहते एक वर्ड जरूर बोलूंगा, स्टेट थियरी 4.1 से पहले आना चाहिए। अगर चाहते आना तो उस पर कमेंट करें, उसके लिए आंदोलन किया जाएगा, उसको ट्विटर का मुहिम चलाया जाएगा, तब जाके आएगा। जब थियरी 4 से पहले पेपर हो सकता है, उसे स्टेट भी हो सकता है। जब थियरी 5 से पहले उन्होंने बोला है कि स्टेट कराएंगे, तो 4 से कराने में क्या दिक्कत है? इलेक्शन वोट तब मिलेगा जब थियरी स्टेट आएगा, बगैर स्टेट का वोट देने वाले नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।